Okay, so hello everyone. so वेलकम बैक बच्चों। तो बच्चों आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, अगर हम हमारे पार्ट ए का बात करें, तो इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, जिसको हम FCRA भी बोलते हैं। ठीक है, कोई कोई इसको फ़िक्रा भी बोलता है। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बोलने का। वैसे मैं इसको FCRA बोलता हूँ, FCRA एक्ट 2010। अभी ये जो एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बच्चों, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये जो एक्ट था, इस एक्ट का मोटिव क्या है? जैसा कि इसका नाम है, एज द नेम सजेस्ट, कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, यानी कि इस एक्ट का मेन मोटिव यही है, टू रेगुलेट द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, है ना। अगर इंडिया में कोई पर्सन है, अभी पर्सन का डेफिनेशन क्या रहेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो हम देखेंगे। तो इंडिया में अगर कोई पर्सन है, ठीक है, इंडिया में अगर कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है बच्चों, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके एक्सेप्टेंस के ऊपर रेगुलेशन है यहाँ पे, उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर क्या है यहाँ पे रेगुलेशन है कि भाई आप जो है उसको सिर्फ इन इन पर्पज़ के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हो, जो पर्पज़ में डिफाइन किया गया है। ओके, और जो है केवल इन इन सोर्स से ही आप पैसा ले सकते हो। और पर्सन्स की कैटेगरी भी डिफाइंड है कि कौन कौन जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसा क्यों है, ये सब क्या है, क्यों ये एक्ट लाया गया, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, FCRA एक्ट 2010, विच इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर पार्ट ए। ठीक है, तो अच्छे समझना बच्चों, थोड़ा टेक्निकल है, एट टाइम्स इसमें थोड़ा लैंग्वेज टफ रहता है, बट ठीक है, मैं आपको सिंप्लीफाइड करके इस चैप्टर को पूरा समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ यानी हिमांशु सर के साथ हम स्टार्ट करते हैं विद दी फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ओके, चलिए, तो इसमें भी हम कुछ अच्छा जो मार्क्स हैं वो सिक्योर करेंगे हम इस चैप्टर में भी, तो वही मोटिव के साथ हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों देखो, बात करते थोड़ा हम इसके पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी ये जो चैप्टर है आपका, ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इससे पहले भी एक एक्ट था, ठीक है, जिसको अमेंड करके, है ना, जिसको अमेंड करके जो है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया 2010 में। क्योंकि इससे पहले वाला जो एक्ट था उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। इससे पहले वाला जो एक्ट था वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स कह सकते हो। तो उन लूप होल्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक नया एग्जॉस्टिव एक्ट प्रिपेयर किया, जिसमें गवर्नमेंट ने कोशिश किया, ठीक है, जिसमें लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ ने कोशिश किया कि भाई कोई भी लूप होल नहीं बाकी रहना चाहिए, प्लस जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं यहाँ के पर्सन, वो सबका सब जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ही यूटिलाइज होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर रेगुलेशन है यहाँ पे, बड़ा ध्यान रखना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर रेगुलेशन है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं है। ठीक है, कई बार बच्चे थोड़े कन्फ्यूज आते हैं, सर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो क्या? नहीं बच्चों, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन समथिंग डिफरेंट, समझ रहे हो? फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आप लोग को पैसा मिल रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर नहीं करना है, आपको यहाँ पे कोई उसको रिटर्न नहीं देने का है। समझ रहे हो? कंट्रीब्यूशन समझते हो, लाइक डोनेशन वगैरह की तरह। तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब रिसीव हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न पता होना चाहिए हमको, क्यों रिसीव हो रहा है, आखिर सामने वाले का बेनिफिट क्या वो कंट्रीब्यूशन देने में, या यहाँ जो पार्टी जो पर्सन उसको रिसीव कर रहा है वो उस कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को कहाँ यूटिलाइज करने वाला है। ठीक है, तो सर अभी क्वेश्चन आया जैसे, तो सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर रेगुलेशन क्यों लगाया जा रहा है, व्हाट इज़ दी मोटिव बिहाइंड दिस? तो देखो बच्चों, हमारी कंट्री में भांति भांति के लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं, मतलब बेटा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो एंटी नेशनल ऑब्जेक्टिव को लेके वर्क करती हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, रीसेंट एग्जांपल हम लें तो दिल्ली के राइट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, शाहीन बाग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा था कितना लार्ज स्केल पे वो
एक मूवमेंट या प्रदर्शन वगैरह चल रहा था, ठीक है, एक तरीके से एंटी नेशनल मूवमेंट ही था वो, ओके। और उसको फंडिंग जो की जा रही थी वो ऑब्वियस सी बात है इंडिया से तो नहीं, वो इंडिया के बाहर से ही की जा रही थी, ऐसा भी सुनने में आया है। उस फंडिंग के जो लिंक थे वो किसी आतंकवादी या ये जो जैश के जो लोग होते हैं इनसे था वो उसका लिंक, समझ रहे हो। तो उनको जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा था वो कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं, वो उसको यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में किया जा सके, ठीक है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक लगाया जा सके, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके, इसीलिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्या है, रेगुलेशन है अंडर दिस एक्ट, ताकि ये ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो सब एक मिनिमम लेवल पे आके रुक सके हमारी कंट्री में। क्योंकि हम बोलते हैं हमारा कंट्री जो है सेक्युलर है, सवर्न है। अभी सेक्युलर होने के नाते हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हमको हमारे सेक्युलर होने का जो टाइटल है वो बचाना है, तो उसके लिए ऐसी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है ना, उनको भी रोकना ज़रूरी है। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए समझो, कई बार क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेके उसको क्या करती है, अपने इलेक्शन में लगाती हैं, है ना। और अनफेयर मीन्स के थ्रू, कहीं ना कहीं अनफेयर मीन्स के थ्रू इलेक्शन जीतने की कोशिश करती हैं। हम सभी जानते हैं वोट बैंक क्या होता है और किस तरीके से वोट खरीदे जाते हैं, ठीक है, जानते समय बट बात कोई नहीं करता इस बारे में। हम सभी को पता होता है वोट बैंक मतलब ये वोट खरीदना क्या चीज़ होती है। और बहुत सारी जगह हमारी कंट्री में बहुत सारी जगह वोट्स खरीदे भी जाते हैं, कहीं 500 के भाव से खरीदे जाते हैं तो कहीं 1000 के भाव से खरीदे जाते हैं। तो ताकि वो इलेक्शंस जो हैं वो भी फ्री एंड फेयर मीन्स में हो सकें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मोटिव तो ये रहता है कि भाई जो हमारी कंट्री के इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मीन्स में हो सके। तो वो इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर मीन्स में हो सके, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। इसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो फॉरेन से जो पैसा आ रहा है ना, वो कंट्रीब्यूशन के ऊपर रेगुलेशन लगाना ज़रूरी है कि भाई एक तो उसका यूटिलाइजेशन क्या हो, स्पेसिफाइड हो, इसके अलावा कोई यूटिलाइजेशन होता है तो फिर उसके पेनल्टी लगे, या जो भी उसके ऊपर जो ऑफेंस के चार्जेस लगने चाहिए वो लगे। और जो नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं या जो स्पेसिफाइड पर्सनस हैं जो कि एक्सेप्टेंस ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो पर्सन क्या होने चाहिए, स्पेसिफाइड होने चाहिए, वो सिर्फ गिने चुने लोग होने चाहिए, ताकि उनके यूटिलाइजेशन के ऊपर क्या रखा जा सके, नज़र रखा जा सके, ठीक है। इसलिए ये एक्ट है। अदरवाइज़ अगर ये एक्ट नहीं हो तो मान लो कोई भी पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो अगर ऐसे अंधी में पैसा रिसीव करता रहे फॉरेन से, तो वो क्या कर सकता है, उसको किसी भी मतलब अपने प्राइवेट पर्पस के लिए, अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ कर सकता है। तो वो सब चीज़ के लिए एक्ट है बच्चों, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को, जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके सिलेबस का, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सर हमको यहाँ पे क्या देखना रहेगा, सबसे पहले बच्चों हमको इस एक्ट को पढ़ने से पहले मैंने आप लोग को पर्पस तो बता दिया, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया कि भाई इस एक्ट को लाने का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वो हम समझ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस का, ऐसी कुछ डेफिनेशंस का बात करेंगे जो इस चैप्टर में हमारे सामने बार बार आएगा, क्योंकि अगर ये डेफिनेशंस हमको क्लियर नहीं हुआ तो हम आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशंस हम लोग स्टडी करेंगे और वो डेफिनेशन के बाद हम जो है हमारा प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमको दिया है छोटा सा कि देखिए, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, मैंने बताया आपको 2010 से पहले भी एक एक्ट था, ठीक है, जो कि इतना एग्जॉस्टिव नहीं था, जिसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। तो द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 1976 FCRA एक्ट वॉज इनेक्टेड विद ऑब्जेक्ट्स, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स के साथ उसको इनेक्ट किया गया था कि टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ कंपनीज। क्यों लाया गया था कि भाई जो फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है या फॉरेन से जो हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है, ठीक है, उसके एक्सेप्टेंस को रेगुलेट करने के लिए एंड उसके यूटिलाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया था। अभी तुम लोग एक बात पे गौर करना बच्चों, यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मना नहीं है, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, ठीक है। आप रिसीव करो, रिसीव करने से मना नहीं है, बट हम उसको रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट यानी हम उसको चेक करेंगे कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ में ले रहे हो, कहाँ यूज़ में ले रहे हो, वो पैसा किससे ले रहे हो, तो उसको रेगुलेट करने की बात की आ रही है, ठीक है ऐसा। तो टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल और कंपनीज,
एंड टू प्रोहिबिट the acceptance and utilization of foreign contribution of foreign hospitality for any activities detrimental to the national interest। देखिए बात आ गई कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है तो उन एक्टिविटीज़ के लिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है उसको प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट है। तो देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर कोई पर्सन हम लोग कंपनी वगैरह उसको ले रही है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं, उसके ऊपर केवल क्या है रेगुलेशन है। बट आप अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हो फॉर एनी सच पर्पस विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो उसके एक्सेप्टेंस पे क्या है, उसके एक्सेप्टेंस पे प्रोहिबिशन है। ठीक है। सो नाउ इन ईयर 2010 a new FCRA Act 2010 replaced the 1976 FCRA Act with effect from 1st of May 2011। FCRA is an internal security legislation and regulated by Ministry of Home Affairs Government of India। तो बेसिकली अगर हम देखें, मैंने बताया आपको 1976 में पहले एक एक्ट था जिसको हमने रिप्लेस करा 2010 के एक्ट से। क्यों रिप्लेस करा? क्योंकि पहले वाले में एक्ट में बहुत सारे कुछ लूप होल्स है, बहुत सारे व्हाट वी कैन से डिसएडवांटेजेस नहीं बोलेंगे हम उसको बोलेंगे कि बहुत सारे दिक्कतें थी उसमें, ग्रीवेंसेस थे बहुत सारे उसमें। ठीक है, बहुत सारे शॉर्टफॉल्स थे। तो उन शॉर्टफॉल्स को दूर करने के लिए 2010 का एक्ट लाएगा जो कि कब से इफेक्ट में आया? फ्रॉम 1st of May 2011 से। एंड ये जो एक्ट है ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक्ट है ना, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का एक लॉ है ये, विच इज़ रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो अभी तुम लोग को समझ में आ गए थोड़ा अच्छा, थोड़ा मतलब ऐसा कोई ऐसी राह चलता एक्ट नहीं है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये। ठीक है, जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लॉ के लिए है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में। यहाँ पे जो हमको डेफिनेशंस दी गई हैं, पहले हमें डेफिनेशंस को हमको समझना रहेगा, उसके बाद ही हम आगे इस एक्ट को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। देखिए सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ पे आ रहा है एसोसिएशन का। यहाँ पे बार एक वर्ड यूज़ होगा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, कि ये एसोसिएशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है, ये एसोसिएशन नहीं कर सकता। तो व्हाट डू वी मीन बाय एसोसिएशन हियर? सो हियर एसोसिएशन मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not having office in India and includes a society whether registered under the Societies Registration Act 1860 or not and any other organization by whatever name called। तो एसोसिएशन का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। इनकॉर्पोरेटेड मतलब समझते हो ना कि उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो या नहीं करा रखा हो। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड सोसाइटी whether that society is registered under the Societies Registration Act 1860 or not। भले वो सोसाइटी रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं। यानी कि अनइनकॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, चाहे वो सोसाइटी हो या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो सब इसमें आती है, जिसका कि ऑफिस कहाँ पर है? इंडिया में है। तो वो सब हम उन सबको किससे रेफर करते हैं? एसोसिएशन से रेफर करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगला जो डेफिनेशन है दैट इज़ ऑफ फॉरेन कंपनी। क्योंकि समझो यहाँ पे आप जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने वाले हैं वो किसी फॉरेन कंपनी से लेंगे। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या? तो फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ 591 ऑफ द कंपनीज एक्ट 19। ये तो अभी तो चेंज हो गया, खैर अब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन है वो लिया जाएगा। Company which is a subsidiary of foreign company, the registered office or principal place of business of a foreign company referred above, a multinational corporation. Note: a corporation incorporated in a foreign country or territory shall be deemed to be a multinational corporation if such corporation has a subsidiary or a branch or a place of business in 2 or more countries or territories, carries on business or otherwise operates in 2 or more countries or territories. Since the amendment in FCRA Act 2010 has not been made after the Companies Act 2013, accordingly the reference of the Companies Act 1956 is there। अभी क्या है ना, 1956 का ही रेफरेंस क्यों है? क्योंकि FCRA एक्ट को 2013 के बाद अमेंड नहीं किया गया है, समझ रहे हो? कंपनीज एक्ट नया बार 2013 में आया था, FCRA एक्ट तुम्हारा 2010 का है।
और 2010 के बाद से FCRA को अभी तक एक बार भी अमेंड नहीं किया गया, जिसके चलते उसमें फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन वही वाला है जो 1956 में था। बट हम लोग उसमें जो नया डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी का वो हम ले सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड डज बिजनेस इन इंडिया आइदर by way of having subsidiary company or having branch, license office, project office in India shall be treated as a foreign company। तो देखो क्या बोल रहा है फॉरेन कंपनी के लिए, कुछ भी नहीं बोल रहा, तुम लोग ध्यान रखो सिर्फ 2-3 बातों पे। क्या है वो 2-3 बातें, वो ध्यान रखने का है यहाँ पे सिर्फ, कि फॉरेन कंपनी इज़ व्हाट, फॉरेन कंपनी इज़ एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या जो कि इनकॉर्पोरेटेड है कहाँ पे, विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मेन बात क्या है, एनी कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो फॉरेन कंपनी है। एंड प्लस इसमें और क्या क्या इंक्लूड होगा, कोई कंपनी है विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, कोई कंपनी है विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, तो वही फॉरेन कंपनी बनी जाएगी। प्लस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दिया है वो भी फॉरेन कंपनी है। फिर जिसका के रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, फॉरेन कंपनी, ठीक है। देन फॉरेन कंपनी में और क्या आएगा, तो एन MNC, एक जो MNC होती है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होता है, उसको भी क्या बोलेंगे हम, उसको भी हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सर, फिर सवाल उठा, ओके सर ठीक है मानिए आपकी बात, तो सर MNC क्या क्या होती हैं, MNC कौन कौन होगा, तो उसने बोला कि कोई भी कॉर्पोरेशन जो कि इनकॉर्पोरेटेड है कहाँ पे, फॉरेन कंट्री के अंदर या फॉरेन टेरिटरी के अंदर, तो उसको आप क्या मानोगे, MNC मानोगे। कब, जब उसका कोई सब्सिडरी, जब उसका कोई ब्रांच या उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा कंट्री में होगा। ऐसा कोई कंपनी जिसका क्या है, ब्रांच, सब्सिडरी या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज़ इन मोर देन वन कंट्री, तो आप क्या बोलोगे, उसको MNC बोलोगे। एंड MNC इज़ अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। फिर तो कुल मिला के लास्ट में इसने बोला कि इन अदर वर्ड्स हम बोलें तो इफ़ कंपनी इज़ रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड उसका कोई ब्रांच है या सब्सिडरी कंपनी है या कोई लाइसेंस ऑफिस है, ठीक है, या उसका कोई प्रोजेक्ट है इंडिया में जो कि बेसिकली ऑपरेट कर रही है इंडिया में, जिसका कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, बाहर है, जो कि इनकॉर्पोरेट कहाँ पर है, बाहर है, और कुल मिला के कोई भी काम कर रही है इंडिया में, ठीक है, तो उसको क्या मानोगे, फॉरेन कंपनी मानोगे, ठीक है, ऐसा। देन तो दो डेफिनेशन क्लियर हुआ, अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमको यहाँ पे दिया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन चैप्टर का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फिक्रा। तो व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का आखिर मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये वर्ड हमको डिफाइंड है 2(1)H के अंदर, जितना भी डेफिनेशन होता है आपको पता ही है, सेक्शन 2 में होता है, या सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन हमको डिस्क्राइब्ड है इन 2(1)H में। क्या बोल रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए, कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा, तो देखने का बच्चों इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को पता होना चाहिए व्हाट डू फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आता क्या क्या है ना, व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो देखने का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स द डोनेशन, देखिए क्या क्या, द डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफ़र मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स, किसी भी फॉरेन सोर्स से, किसी फॉरेन सोर्स से आपको क्या मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, या आपको डिलीवरी हो रहा है, या आपको ट्रांसफ़र हो रहा है, किसका किसका, तो देखो, ऑफ एनी आर्टिकल और ऑफ एनी करेंसी और ऑफ एनी सिक्योरिटी, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो सर यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या क्या बोला गया, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बेटा कब है, व्हेन आपको क्या हो रहा है, आपको डोनेशन के तौर पे, या इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र, या आपको डिलीवरी हो रही है, आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर, आपको मिल रहा है एनी आर्टिकल, या आपको कोई करेंसी मिल रही है किसी भी कंट्री की, या आपको कोई सिक्योरिटी मिल रही है ना, सिक्योरिटी मतलब समझते हो ना। तो अगर ये तीन में से किसी भी चीज़ का आपको क्या हो रहा है, डोनेशन, ट्रांसफ़र या डिलीवरी हो रहा है, तो बेटा इट विल बी टर्म्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इट विल बी टर्म्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं इसका पूरा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स द डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफ़र मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स of any article not being an article to given to a person as a gift
for his personal use if the market value in India of such article on the date of such gift is not more than such sum as may be specified from time to time by the central government by the rules made by it in this behalf. ये क्या बोला पूरा बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है. देन ऑफ एनी करेंसी whether Indian or foreign, of any security as defined in section 2H of the Securities Contract Regulation Act 1956 and includes any foreign security as defined in section 2O of the FEMA Act 1999. ठीक है, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं फिर उसके आगे नोट देखेंगे. देखो क्या बोल रहा है. तो भैया अगर पहली बात तो हमने देखा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कब है, जब आपको डोनेशन के फॉर्म में मिले, डिलीवरी हो या ट्रांसफ़र हो. किसका या तो किसी आर्टिकल का, वेट, हाँ, या तो किसी आर्टिकल का या फिर किसी करेंसी का. अब वो करेंसी फॉरेन भी हो सकती है तो इंडियन भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है. या आपको कोई सिक्योरिटी मिले, अब वो सिक्योरिटी इंडियन सिक्योरिटी भी हो सकती है तो फॉरेन सिक्योरिटी भी हो सकती है. तो आपको इनका डिलीवरी हुआ तो दैट विल बी टर्म्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. पर इसमें एक बात बोल रहा है कि आर्टिकल में एक एक्सेप्शन है कि आर्टिकल में बेटा वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी जो एक इंडिविजुअल को रिसीव हुआ है एज अ गिफ्ट. समझ रहे हो, अगर एज अ गिफ्ट मुझे कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो वो चीज़ कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होगी. कब, जब उसका वो जो गिफ्ट मुझे मिला था उसका मार्केट वैल्यू एक स्पेसिफाइड लिमिट से क्या ना हो, ज़्यादा ना हो. मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है बच्चों, एक लिमिट तय कर रखी है. मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे क्या पता मेरा कोई रिलेटिव वगैरह बाहर रहता हो, उन्होंने मेरे को कोई गिफ्ट भी जाओ, तो बेटा वो गिफ्ट अगर मेरे को मिल गया उसको मैंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया तो फिर दिक्कत है ना. तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक लिमिट इम्पोज कर रखा है. ठीक है, वेट बच्चों. yes where were we? so फॉरेन कंट्रीब्यूशन का हम बात करते हैं तो मैं बात कर रहा था एनी आर्टिकल वाले की. दैट इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है बच्चों, अंडर दी एफसीआरए रूल्स, इंडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट्स के ऊपर क्या कर रखा है, एक मॉनेटरी लिमिट लगा रखी है. दैट एनी पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स एक्सीडिंग द लिमिट. अगर उस लिमिट को एक्सीड करते हुए किसी ने गिफ्ट रिसीव किया है तो देन दैट आर्टिकल अंडर दैट गिफ्ट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. तो वही बात बोल रहा था यहाँ पे कि ऑफ एनी आर्टिकल नॉट बीइंग एन आर्टिकल गिवन टू अ पर्सन एज अ गिफ्ट फॉर हिज पर्सनल यूज इफ द मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट इज नॉट मोर देन सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो जो लिमिट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए वो स्पेसिफाइड नहीं है. बात तो ये है, नहीं तो मैं आपको बोल देता कि 20,000 50,000, वो लिमिट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. तो वो जो स्पेसिफाइड लिमिट है, ठीक है, जो जिसका क्या मिला है, एक पर्सन को गिफ्ट मिला है फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो अगर वो गिफ्ट का वैल्यू, मार्केट वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो गिफ्ट रिसीव हुआ उसका मार्केट वैल्यू उस लिमिट्स के, उस मॉनेटरी लिमिट्स के अंदर है, तो देन इट शैल बी ट्रीटेड एज गिफ्ट. उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा. बट उस गिफ्ट का वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स क्या है, वो जो लिमिट है उससे एक्सीड कर रहा है, तो देन दैट गिफ्ट शैल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन. क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या क्या बोला, आर्टिकल मिलता है, कोई करेंसी मिलती चाहे वो फॉरेन हो या इंडियन, या कोई आपको सिक्योरिटी मिलती चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन, वो सब इट विल बी, ये सब चीज़ें क्या ट्रीट की जाएंगी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट की जाएंगी. और क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है तो इसके ऊपर एफसीआरए एक्ट के अंदर क्या लगेगा, रेगुलेशन लगेगा. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे हमको एक नोट दिया है वो नोट क्या दिया उसको हम एक बार देखते हैं, चेक करते हैं. या अ डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी रिसीव बाय एनी पर्सन who has received it from any foreign source either directly or through one or more persons shall also be deemed to be a foreign contribution. The interest accrued on the foreign contribution deposited in any bank or any other income derived from the foreign contribution of or interest thereon shall also be deemed to be foreign contribution. पहले यहाँ तक बताता हूँ मैं आपको क्या बोल रहा है कि आपको डोनेशन, डिलीवरी या
ट्रांसफ़र के थ्रू क्या मिल रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्यों बोलूँ, आर्टिकल मिल रहा है या फॉरेन करेंसी मिल रही है या सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है। या तो फॉरेन सोर्स से आपको वो चीज़ डायरेक्टली मिल रहा है, या फिर क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आपको मिल रहा है। इनडायरेक्टली मतलब कैसे कि वो फॉरेन सोर्स से पहले किसी और पर्सन को मिला है ना, फिर उससे किसी और को मिला, फिर उससे मुझको मिल रहा है, डायरेक्टली नहीं मिल के इनडायरेक्टली मिल रहा है। तो दोनों ही केसेस में उसको क्या माना जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। यानी आप बच नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कि यार किसी फॉरेन सोर्स से मिल रहा था तो मैंने फॉरेन सोर्स से, ताकि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी नहीं आया तो मैंने करा, मैंने कहा फॉरेन सोर्स को बोला, मैंने कहा आप उसको ट्रांसफ़र कर दो, उसको मैंने बोला आप उसको कर दो, ये मुझे ट्रांसफ़र कर देगा, तो वहाँ पे मेरे ऊपर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ को भी, जो इनडायरेक्ट वे में आ रही है, जो डायरेक्ट वे में भी आ रही है, दोनों के क्या माना जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। वही चीज़ बता रहा है, देखिए कि रिसीव बाय एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर पर्सन शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देन अभी समझो, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन मेरे को रिसीव हुआ, मैंने वो पैसा ले जाके बैंक में जमा कर दिया। मान लो मुझे 1 लाख रुपए रिसीव होते, वो 1 लाख रुपए मैंने जाके बैंक में जमा कर दिए। 1 लाख रुपए के ऊपर मान लो मुझे 4% के हिसाब से बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 4% कितना हुआ, 4000 रुपीज़। तो मुझे 4000 रुपीज़ जो है मेरे 4000 का अगर हाफ ईयरली निकालेंगे तो 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अभी 2000 को क्या माने, क्योंकि 2000 रुपये मुझे किसके ऊपर अर्न हुए, मेरे फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर अर्न हुए। तो यहाँ पे ये बोलता है कि द इंटरेस्ट अक्रूड on the foreign contribution deposited in any bank or any other income derived from such foreign contribution or interest thereon shall also be deemed to be foreign contribution। मतलब मुझे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो भी पैसा मिला, या मुझे जो सिक्योरिटी मिली है, ठीक है, उसके थ्रू अगर मुझे कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, यानी कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा मैंने बैंक में जमा कर दिया, उसके मेरे को इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, या मेरे फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर जो मुझे सिक्योरिटी मिली थी उससे मेरे को इनकम अराइज हुई, या फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो मुझे अमाउंट मिला था उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, उससे मुझे जो इनकम अराइज हुआ, तो वो जो इनकम मुझे मिल रहा है, वो जो इंटरेस्ट मुझे अर्न हो रहा है, उसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ही पार्ट मानेंगे। समझ रहे हो, उसे भी किसका पार्ट मानेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ही पार्ट मानेंगे। अगर कोई इनकम, कोई इंटरेस्ट अगर अराइज होता है आउट ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो दैट इनकम और दैट इंटरेस्ट शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आई होप तुम लोग को समझा होगा, ठीक है। देन आगे देखिए, एनी अमाउंट रिसीव बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स इन इंडिया बाय वे ऑफ फी, ठीक है, इंक्लूडिंग फीस चार्ज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फ्रॉम फॉरेन स्टूडेंट और टूवर्ड्स cost in lieu of goods or services rendered by such person in the ordinary course of business, trade or commerce, whether within India or outside India, or any contribution received from an agent of a foreign source towards such fee or cost shall be excluded from the definition of foreign contribution। तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए है ना, यहाँ का कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो क्या कर रहा है, कोई अमाउंट रिसीव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फीस। अब फीस के लिए इसमें एग्जांपल दिया कि मान लीजिए यहाँ का कोई कॉलेज है, यहाँ का कोई स्कूल है, क्या कर रहा है, किसी फॉरेन स्टूडेंट से फीस रिसीव कर रहा है। तो वो जो फीस है ना बेटा, वो उसने अपने इन द नेचर ऑफ बिजनेस रिसीव किया है ना, उस फीस के बदले क्या कर रहा है, उसको गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहा है। तो वो जो फीस उसने रिसीव किया होगा, वो जो अमाउंट उसने रिसीव किया होगा फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज, या फॉर या इन द नेचर ऑफ बिजनेस, है ना, तो वो जो अमाउंट है दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा। नहीं तो ऐसे तो कितने बच्चे बाहर से पढ़ने इंडिया में आते हैं, वो जो फीस चुकाते हैं उसको अगर हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानने लग गए तो फिर तो यहाँ के जो स्कूल्स कॉलेज चल रहे हो तो बंद हो जाएंगे। तो अगर आप गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि हमने बोला था डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफ़र, और डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफ़र के बदले कोई गुड्स एंड सर्विस रेंडर नहीं किए जाते थे, और अगर यहाँ पे आपको उस कंसिडरेशन के बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर किया जा रहा है तो वो फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल रहा था। तो बच्चे ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो आई होप तुम लोग को समझा होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ तो उसके ऊपर रेगुलेशन लगेगा अंडर दिस FCR एक्ट 2010। ओके, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस चीज़ को बोल रहे थे आप, करेंसी, आर्टिकल और सिक्योरिटी। करेंसी इंडियन और फॉरेन दोनों हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आर्टिकल अगर गिफ्ट के फॉर्म में मिला है जिसका मॉनिटरी लिमिट विद इन द लिमिट है, मॉनिटरी अमाउंट विद इन द लिमिट है, तो वो फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, अगर लिमिट को एक्सेप्ट कर गया तो फिर वो क्या है, वो फिर एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का हुआ। अब एक और वर्ड हमने आगे कहीं पढ़ा था, देखिए बताता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड और आया था बच्चों, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और आया था, दैट इज़ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ये देखिए, अब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या, तो चलिए फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब हम समझते हैं। या
फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। हम जब किसी टूर पे जाते हैं या होटल्स में विज़िट करते हैं तो वहाँ हम हमका हमारा जो है बहुत अच्छे से देख रेख क्या आता है, हॉस्पिटैलिटी, उस दैट रेफर्स टू दी हॉस्पिटैलिटी। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे कुछ टाइम पहले इंडिया में, तो कितना उनका ध्यान रखा गया था, कितना उनका आओ भगत किया गया था, कितना उनका सादर सत्कार किया गया था। दैट ऑल, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, हॉस्पिटैलिटी कहलाती हैं। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी से मतलब क्या है, चलो देखते हैं। बाय फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मीन्स एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन, कैजुअल नहीं होता ये है ना, नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन, ये ऑफर किस में है, मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी और विद फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल, एयर टिकट्स, 5 स्टार होटल अकोमोडेशन, planned hospitalization provided by a foreign company to the government employee, ऐसा कुछ। देखिए क्या बोल रहे हैं फॉरेन हॉस्पिटलिटी में, क्या बोल रहा है, तो फॉरेन हॉस्पिटलिटी में मतलब एक ऑफर, ठीक है, जो कि कैजुअल ऑफर नहीं है। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ऑफर दिया था, नहीं 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 नहीं, इट इज़ नॉट अ कैजुअल ऑफर, कभी कभी दिया रहा है ये, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ कैजुअल ऑफर। पहली बात तो जो क्या ऑफर किया जा रहा है इसमें, या तो आपको कैश दिया जा रहा है या आपको इन काइंड में ये ऑफर जो है, मतलब ये जो हॉस्पिटलिटी ऑफर की जा रही है, या तो कैश में या काइंड में। कैश में कैसे, तो कैश में मतलब बच्चों कि मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल जो था वो आपको कैश में जो है वापस आपको दिया जा रहा है, रीइंबर्स किया रहा है, ठीक है। आप कहीं आप लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब का अगर कोई कॉस्ट लगा था तो वो कॉस्ट आपको कैश में दे रहा है, या फिर ये सब चीज़ें इन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही हैं, ठीक है, बाय दी फॉरेन सोर्स। जैसे मान लीजिए सोनिया गांधी यहाँ से इजराइल जाती हैं अपना ट्रीटमेंट कराने, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने, रशिया जाती हैं, रशिया, तो रशिया वाली गवर्नमेंट या वहाँ की जो कंपनी है वो उनसे जो है सारा खर्चा उनका उठाती है, सोनिया जी का एक पैसा नहीं लगता। वहाँ की जो कंपनी वही सारा एक्सपेंसेस बेयर कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ सोनिया जी। तो ये क्या एक तरीका, दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक आपका एयर टिकट बुक करा दिया, आपको 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन ठहरवा रहे हैं, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल इज़ नोन एज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, जो कि एक फॉरेन कंपनी प्रोवाइड कर रही टू दी गवर्नमेंट या किसी एम्प्लॉय को, या तो गवर्नमेंट को किसी ऑफिशियल को या किसी एम्प्लॉय को। सो दैट इज़ नोन एज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब, सर कोई भी कैश के अंदर कोई आपको पेमेंट मिल रहा है ना, कि आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल था आपको रिम्बर्स हो रहा है, आपको मिल रहा है, या फिर क्या हो रहा है, आपको रहने करने के लिए कहीं जो है पैसे दिए जा रहे हैं कि जाओ वहाँ स्टे करना, या फिर डायरेक्टली क्या हो रहा है, आपको कैश नहीं मिला, आपको डायरेक्टली क्या हो रहा है, ये सारी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया रही हैं, लॉजिंग की, बोर्डिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो देन इट इज़ ट्रीटेड एज, या इट इज़ टर्म्ड एज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। ओके, आई होप तुम लोग को समझा होगा अभी। तो ये था फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंपनी एंड एसोसिएशन, ठीक है। अब आते हैं हम एक और टर्म पे, इसी से रिलेटेड एक और टर्म पे हम बात कर रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव होगा, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आपको रिसीव होगा किससे, फॉरेन सोर्स से, तो उसके ऊपर रेगुलेशन है। तो देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बच्चों दोनों के ऊपर ही रेगुलेशन है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे भी और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी दोनों पे रेगुलेशन है बच्चों, एफसीआरए का। केवल कंट्रीब्यूशन पे नहीं, जो हॉस्पिटैलिटी मिलती है ना उसके ऊपर भी रेगुलेशन है, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आपको जो मिलेगा किससे मिलेगा, ये अगर आपको मिलता है फॉरेन सोर्स से तो फ्री एफसीआर एक्ट में आएगा। तो व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमको डेफिनेशन दिया पे फॉरेन सोर्स का। ओके, लेट्स सी फॉरेन सोर्स का क्या डेफिनेशन है। फॉरेन सोर्स इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी एंड एनी एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट। कोई विदेशी गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट है किसी फॉरेन कंट्री की, या उस गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, तो वो फॉरेन सोर्स में आएगा। एनी इंटरनेशनल एजेंसी नॉट बीइंग यूनाइटेड नेशंस और एनी ऑफ इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सच अदर एजेंसी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। मतलब अरे इंटरनेशनल एजेंसियाँ वही फॉरेन सोर्स में आएगा, बट यूनाइटेड नेशंस, आपका वर्ल्ड बैंक, आपका IMF, ठीक है, और ऐसी कोई एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में देके बता रखा है कि भाई ये जो एजेंसीज़ हैं
ये किस में नहीं आएंगी, फॉरेन सोर्स में आएंगी। तो ध्यान रखना बच्चों, इंटरनेशनल एजेंसीज फॉरेन सोर्स में आती है, बट यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या ऐसी कोई एजेंसीज हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है, तो वो एजेंसीज फॉरेन सोर्स के अंदर काउंट कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वर्ल्ड बैंक अगर हमको कोई पैसा वगैरह देता है, ठीक है, IMF से हमको कोई पैसा वगैरह मिलता है, फंड्स वगैरह मिलता है, तो बेटा वो पैसा हमको मिलता है ताकि हम हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें, हम हमारी इकोनॉमी को वापस एक बार रिफॉर्म कर सकें, इसलिए तो उसको आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानोगे। ओके, ऐसा। देन तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में सॉरी फॉरेन सोर्स में कौन कौन आया? कोई फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या इंटरनेशनल एजेंसी, साथ ही साथ फॉरेन कंपनी। कोई फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन हम लोगों ने ऊपर देखा था कि फॉरेन कंपनी में कौन कौन आता है, तो अगर कोई फॉरेन कंपनी तो वही फॉरेन सोर्स में आएगा, ठीक है। देन अ कॉरपोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, ठीक है। कोई कॉरपोरेशन है, ठीक है, अदर देन फॉरेन कंपनी, कोई कॉरपोरेशन है बट वो फॉरेन कंपनी नहीं है, बट जो कि क्या है, फॉरेन कंपनी के अंदर ही क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। जैसे मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म इज अ फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशन। या मान लो कोई LLP है, LLP इज अ फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशन। आई वो कॉरपोरेशन जो है इट इज़ नॉट अ फॉरेन कंपनी बट इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो क्या रहेगा, वो भी फॉरेन सोर्स में आएगा, ठीक है। देन अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC तो ऑलरेडी फॉरेन कंपनी होती है, तो उस हिसाब से फॉरेन कंपनी तो पहले ही फॉरेन सोर्स में आ चुका था। देन अ कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 एंड मोर देन सिक्स्थ ऑफ द नॉमिनल, सिक्स्थ नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट शेयर कैपिटल इज हेल्ड आइदर सिंगली और इन द एग्रीगेट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग नेमली। यहाँ पे सिक्स्थ नहीं है ये, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मोर देन हाफ, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड आइदर सिंगली और इन द एग्रीगेट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग नेमली द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, द सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री, ट्रस्ट, सोसाइटीज़ और अदर एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी, a trade union in any foreign country or territory whether not registered in such foreign country or territory, and last one is a foreign trust or a foreign foundation by whatever name called, or such trust or foundation mainly financed by a foreign country or territory, a society, club or other association of individuals formed or registered outside India, a citizen of a foreign country। सर ये क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे एक बीच में एक क्लॉज आया था यहाँ पर आपका ये वाला कि अ कंपनी, भाई यहाँ तक तो सब सही था कि ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्लॉज था कि भाई ऐसी कंपनी जिसका मोर देन हाफ ऑफ द नॉमिनल शेयर कैपिटल किसने हेल्ड कर रखा है, या तो गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट ने, फॉरेन सिटीज़न ने, या किसी फॉरेन कॉरपोरेशन ने, या किसी फॉरेन ट्रस्ट ने, सोसाइटी ने, या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ने जो कि इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, बट हाँ वो रजिस्टर्ड कहाँ पे होना चाहिए, फॉरेन कंट्री में, या किसी फॉरेन कंपनी ने वो 50% उसका होल्ड कर रखा है, मोर देन 50% सॉरी, या किसी ट्रेड यूनियन ने होल्ड कर रखा है जो कि रजिस्टर्ड है या नहीं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ वो कहाँ होना चाहिए, फॉरेन में होना चाहिए, या है ना, या किसी फॉरेन ट्रस्ट ने या किसी फॉरेन फाउंडेशन ने, ठीक है, वो 50% से ज़्यादा क्या होल्ड कर रखा है। तो बेटा ऐसा कोई कंपनी जिसका मोर देन 50% किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने, किसी फॉरेन सिटीजन ने, किसी फॉरेन कॉर्पोरेशन ने, किसी फॉरेन कंपनी ने, किसी फॉरेन ट्रस्ट ने, किसी फॉरेन सोसाइटी ने, वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट, उन्होंने अगर किसी भी कंपनी में अपना 50% से ज़्यादा नॉमिनल वैल्यू होल्ड कर रखा है, तो बेटा वो कंपनी भी फॉरेन सोर्स में आएगा, ठीक है ना, वो भी फॉरेन सोर्स में आएगा। यानी कि कोई इंडियन कंपनी जिसमें इंडिया में इनकॉर्पोरेट कंपनी है जिसमें 50% से ज़्यादा का शेयर इन लोग के पास है, तो वो फॉरेन सोर्स में आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। और लास्ट में एक और बोला कि सोसाइटी, क्लब और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जो कि फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया, तो वो भी किस में आएगा, वो फॉरेन सोर्स में आएगा, है ना। इसका रिलेशन फॉरेन सोर्स है, इसका रिलेशन आपका ये कंपनी वाले से नहीं है क्योंकि ये पॉइंट अलग है। और अगर कोई सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री है तो वो भी किस में आएगा बच्चों, फॉरेन सोर्स में आएगा। तो समझो फॉरेन सोर्स में क्या क्या आ गया, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, सोसाइटी, क्लब और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी, एजेंसी ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, अ कॉर्पोरेशन विच इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड,
है ना। फिर मल्टीनेशनल कंपनी, और ऐसा कोई कंपनी जिसका मोर देन 50% किसने होल्ड कर रखा है, इन लोगों ने होल्ड कर रखा है, जो नाम मैंने अब तक लिए उन्हीं का नाम वापस चेप देना आप तो वो सब किस में आएंगे, फॉरेन सोर्स में आएंगे, है ना। ये जो मोर देन 50% में जो डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे ना, वो वाले याद मत करो। तो जो जो नाम हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई करे थे ना, उन सब का नाम वहीं पे इंक्लूड कर देना, तो वो अल्टीमेटली वो भी क्या हो जाएगा, फॉरेन सोर्स हो जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, अलग से नाम वो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये सब के थ्रू अगर आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन या हॉस्पिटलिटी मिलती है तो दैट विल कम अंडर दी FCRA एक्ट 2010, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब है फॉरेन सोर्सेस। ओके, चलो समझा तुमको यहाँ तक। एक बार वापस से सारा डेफिनेशन पढ़ो, यहाँ शुरुआत से लेकर यहाँ तक एक बार वापस सारा डेफिनेशन पढ़ो, चलो एक बार, फिर आगे 2-3 डेफिनेशन वाले वो पढ़ते हैं हम। चलिए पहले एक बार वापस कीजिए।